हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 22 फरवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है टाइम एंड परसिवरेंस। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि मंगल अभियान मंगल ग्रह पर मानव की उपस्थिति की सहनीयता में सहायता के लिए हमारी प्रौद्योगिकियों की परख करेगा। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें सेक्शंस जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मुख्यतः स्पेस मिशन एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी इत्यादि से लिंक करके देख सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, जरूरी है कि ये जिस परसिवरेंस रोवर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसकी एक ये फोटो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे सकती है। यहाँ पे ये इमेज एक आप देख सकते हैं परसिवरेंस की। अब आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना ने हमारी कल्पनाओं को नई उड़ान दे दी है। वैज्ञानिक समुदाय वर्तमान में यह धारणा रखता है कि संभव है कि बहुत समय पहले पृथ्वी के इस लाल ग्रही पड़ोसी पर जीवन का अस्तित्व रहा हो। इस विषय की अधिकाधिक समझ पृथ्वी के बाहर जीवन की उत्पत्ति और विकास पर हमारे अध्ययन को और समृद्ध करेगी। नासा का मिशन मार्स 2020, जिसे जून 30, 2020 को केप कनेवरल, फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था, 18 फरवरी को मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर उतरा तो दुनिया ने इसका जश्न मनाया। अब व्यूअर्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नासा का जो मंगल मिशन है इस समय, वो 18 फरवरी को जो रोवर है परसिवरेंस, वो लैंड हुआ है मंगल की सतह पर। इसके साथ ही जो वैज्ञानिक समुदाय है वो इस समय बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस मिशन के साथ कई सारे आने वाले समय में हमें नई नई जानकारियां प्राप्त होगी, जिसमें से एक बहुत बड़ी जानकारी ये कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन का अस्तित्व रहा या नहीं। साथ ही साथ पृथ्वी से बाहर क्या जीवन है, और अगर है तो किस तरीके का जीवन है, उसका एवोल्यूशन कैसा हो रहा है, इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी हमें मिलेगी। नासा का मिशन मार्स 2020, जिसे 30 जून 2020 को केप कनावरल फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था, वो फाइनली अपनी जगह पर पहुंच चुका है। इस अभियान की विशेष भव्यता मिशन के परसिवरेंस रोवर की एंट्री, डिसेंट और लैंडिंग में नजर आई, जिसे अभियान का सबसे संक्षिप्त और सबसे गहन चरण बताया गया। देखिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज था वैज्ञानिकों के सामने वो ये था कि 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए परसिवरेंस रोवर को मंगल की सतह पर उतारना था, और कुछ इस तरह से उतारना था कि किसी भी तरीके की हानि ना पहुंचने पाए। और यह बताया जा रहा था कि परसिवरेंस की लैंडिंग जो है वो इस पूरे मिशन का सबसे ज्यादा गहन चरण था, सबसे ज्यादा इंटेंस हिस्सा था। अभियान के तहत लगभग 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मंगल के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए परसिवरेंस रोवर को महज 7 मिनट की समय अवधि में सतह पर उतारा जाना था। मात्र 7 मिनट के अंदर आप समझिए वो 7 मिनट कितने क्रूशियल रहे होंगे, कितने इंपॉर्टेंट रहे होंगे। इसके अलावा चूंकि मंगल से पृथ्वी पर रेडियो सिग्नल पहुंचने में 11 मिनट लगते हैं, इस लैंडिंग को पृथ्वी के मिशन कंट्रोल से वास्तव में निर्देशित नहीं किया जा सकता था और रोवर को स्वयं इस प्रक्रिया को पूरा करना था। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो ह्यूमन जो इंस्ट्रक्शंस हैं, रेडियो सिग्नल्स 11 मिनट लेते हैं, 7 मिनट में हमें इसकी लैंडिंग करवानी थी, तो ये सारा का सारा जो जिम्मेदारी थी वो स्वयं परसिवरेंस रोवर के ऊपर थी। और इसी जटिल लैंडिंग प्रक्रिया के दौरान एक कैमरा आई का प्रयोग करते हुए रोवर को ऊबड़ खाबड़ या जोखिमपूर्ण सतह से बचाने के लिए लैंडिंग पॉइंट की जांच भी करनी थी।
जरूरी ये था कि भाई ये जो रोवर उतरे ये ऐसी जगह पर उतरे जहां पे प्लेन सतह हो। ऊबड़ खाबड़ जगह पर अगर उतारेंगे तो हो सकता है कि वो दिक्कत हो सकती है या किसी तरीके की खराबी आ सकती है रोवर में। और इस पूरी प्रक्रिया को महज कुछ उत्तेजनापूर्ण मिनट के अंदर अंजाम देना था। तो आप खुद समझिए कि ये कितना बड़ा चैलेंज जो है वो वैज्ञानिकों के सामने रहा होगा, किस तरीके से इस काम को परफॉर्म किया गया होगा। अब व्यूअर्स, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ी सी जानकारी जरा इस मार्स मिशन के बारे में कि ये दरअसल है क्या। नासा की अगर हम लोग बात करते हैं तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब यदि इस मिशन के बारे में बात करें तो इस मिशन को इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि मार्स की जो जियोलॉजी है उसको बेहतर तरीके से समझा जा सके और साथ ही साथ एंशियंट लाइफ के साइंस जितना हो सके उनको ढूंढने का प्रयास किया जाए। यदि ऑब्जेक्टिव्स की बात करें हम लोग तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव है प्राइमरीली पूर्व में क्या कभी यहां पर लाइफ रही होगी उसको पता करना, और साथ ही साथ ये पता लगाना कि क्या मंगल ग्रह पर किस तरीके से रोबोटिक टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन अगर परफॉर्म की जाए तो किस किस तरीके से उसको किया जा सकता है। इस मिशन की जो ड्यूरेशन बताई जा रही है, जो समय अवधि बताई जा रही है, वो बताई जा रही है 1 मार्स ईयर, यानी कि पृथ्वी के 687 दिन। अब इस मिशन के कुछ अपने चरण होंगे, कुछ अलग अलग स्टेप्स हैं इसके। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है टू कलेक्ट, मतलब कि डेटा जो है वो कलेक्ट करना। वो डेटा मतलब यहां पे क्या है, परसिवरेंस जो है वो चट्टानों और मिट्टी के सैंपल्स जो है वो सिगार शेप में, जो सिगार साइज ट्यूब्स होती हैं उसमें रखेगा। ये सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और जो कनस्तर होंगे जिनमें सैंपल डाले जाएंगे उनको बहुत टाइट सील करके जमीन पर छोड़ दिया जाएगा। दूसरा स्टेप होगा एक मार्स का रोवर जिसको कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्रोवाइड करवाया है, वो मार्स की सतह पर लैंड करेगा और ये सारे के सारे सैंपल्स जो है अलग अलग लोकेशन से कलेक्ट करके वापस लैंडर के पास जाएगा। तीसरा जो चरण होगा वो होगा ट्रांसफर का। ये जितने भी सैंपल्स जो कि कलेक्ट किए गए हैं इन सभी सैंपल्स को ट्रांसफर किया जाएगा एक व्हीकल में जिसका नाम है मार्स एसेंट व्हीकल, उसमें भेजा जाएगा। और अंत में जो अंतिम चरण होगा वो होगा रिटर्न। जो ऑर्बिटर है वो सभी के सभी सैंपल्स लेकर के वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। अब यदि इस परसिवरेंस के बारे में बात करें तो परसिवरेंस को आज तक का, अब तक का सबसे एडवांस, सबसे महंगा और सबसे सोफिस्टिकेटेड मोबाइल प्रयोगशाला जो कि मार्स पर भेजी गई है वह माना जा रहा है। ये अपने जो इससे पहले जितने भी क्यूरोसिटी जैसे जो मिशन भेजे गए हैं ये उन सबसे अलग इसलिए भी है क्योंकि परसिवरेंस के अंदर ड्रिल करने की क्षमता भी है और साथ ही साथ वो कई तरीके के कोर सैंपल्स को कलेक्ट कर सकता है। लॉन्च जैसा कि हमने देखा कि 30 जून 2020, लैंडिंग 18 फरवरी 2021 और साथ ही साथ लैंडिंग साइट वो जरूरी है जजेरो क्रेटर। अब जजेरो क्रेटर पे ही क्यों? जजेरो क्रेटर पर इसलिए क्योंकि ऐसा एरियल सर्वे जो नासा ने करवाया उसके तहत ये पता चला कि ये जो जजेरो क्रेटर है यहां पर पूर्व में एक डेल्टा हुआ करता था। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि जीवन के कुछ साइंस यहां पर हमको देखने को मिले। अब ये जो परसिवरेंस है इसकी पावर सोर्स क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए वो ये है कि भाई परसिवरेंस का पावर सोर्स क्या है। तो परसिवरेंस का पावर सोर्स है एक MMRTG। अब ये MMRTG क्या है? यह है मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसका काम यह होगा कि ये कन्वर्ट करेगा प्लूटोनियम जिसका कि रेडियो एक्टिव डीके होगा और उस रेडियो एक्टिव डीके की वजह से जो हीट पैदा होगी उसको बिजली में ये कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। यदि परसिवरेंस की बात की जाए तो परसिवरेंस के साथ टोटल 7 इंस्ट्रूमेंट्स भेजे गए हैं। उसके अलावा 23 कैमरा और 2 माइक्रोफोन ये भी भेजे गए हैं। अब कुछ जरा इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स भेजे गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है मॉक्सी, MOXIE।
अब मॉक्सी का मतलब हुआ मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इसका काम क्या होगा? मॉक्सी का काम यह होगा कि यह मार्स के सरफेस पर या मार्स के एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उससे ऑक्सीजन बनाने का प्रयास होगा। बिजली की मदद से जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन बनाने का प्रयास किया जाएगा। यदि यह सक्सेसफुल होता है तो दो चीजों में बहुत मदद मिलेगी। पहली कि भाई ऑक्सीजन जो कि इंसान के लिए बहुत जरूरी है सांस लेने के लिए, उसकी पुष्टि हो जाएगी। और दूसरी चीज, परसिवरेंस को रॉकेट फ्यूल मिल जाएगा वापस आने के लिए। इसके बाद है दूसरा रिमफैक्स, RIMFAX। अब यहां पर रिमफैक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिमफैक्स का मतलब है रेडार इमेजर फॉर मार्स सबसरफेस एक्सपेरिमेंट। यहां पर इसका काम होगा मार्स की सतह पर पानी ढूंढना। तीसरा है आपका मार्स का हेलीकॉप्टर। इसको हम लोगों ने इंजेनिटी नाम दिया है, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसका बेसिकली दरअसल ये एक छोटा ड्रोन है। इसका काम ये होगा क्योंकि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही लो डेंसिटी है मार्स के एटमॉस्फेयर में, तो ये चेक करना कि क्या इतनी लो डेंसिटी में कोई हेलीकॉप्टर या कोई उड़ने जैसी चीज उसको उड़ाया जा सकता है या नहीं। उसके बाद जो चौथी चीज है वो है आपका मास्ट कैम, MAST, मास्ट कैम Z। अब मास्ट कैम की अगर बात करें तो ये एक एडवांस कैमरा सिस्टम है और जहां पर हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई मिनरलोजी, मतलब किस किस तरीके के मिनरल्स मिलते हैं मार्स की सतह पर, उसको पता लगाने की कोशिश करेगा। इसके बाद आता है आपका सुपर कैम। सुपर कैम का जो काम होगा वो होगा इमेज प्रोवाइड करवाना नासा को नीचे, और साथ ही साथ जो भी चीजें मिल रही हैं उसकी कंप्लीट एनालिसिस करना, खास तौर से जो भी मिनरल्स मिल रहे हैं उनकी। इसके अलावा एक और यहां पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होगा जिसका नाम है पिक्सल, PIXL। जरूरी है ये सब चीजें आप देखिएगा, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। पिक्सल का काम क्या है? ये एक तरीके का एक्सरो स्पेक्ट्रोमीटर है जो कंप्लीट एनालिसिस करेगा उन केमिकल एलिमेंट्स की जो मार्स की सतह पर हमको मिल रहे हैं। देन एक और आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम होगा मीडा, MEDA, मीडा। अब यदि मीडा की बात करें तो मीडा है आपका मार्स एनवायरमेंटल डायनेमिक एनालाइजर। ये जो एनालाइजर होगा इसके अंदर सेंसर्स होंगे, सेंसर्स जो हर चीज के बारे में बताएंगे, हर चीज का, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो हवा की गति हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो ह्यूमिडिटी हो, आर्द्रता हो, हर चीज के बारे में कंप्लीट डेटा जो है वो आपको मीडा उपलब्ध कराएगा। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हम लोग मार्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ जानकारियां मार्स के बारे में भी। नंबर 1, सन से चौथा प्लैनेट है और सोलार सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा। यदि इसके साइज के बारे में बात करें तो यह अर्थ से लगभग आधा है। अगर हम लोग अर्थ से इसकी सिमिलैरिटी के बारे में बात करें तो भाई यहां पर आप ये समझिए कि मार्स चक्कर लगाता है सूरज के, तो यहां पर आप ऐसा देखिए कि ऑर्बिट अगर हुआ, मार्स की ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं तो वो एक रोटेशन जो है वो 24.6 घंटे में करता है, वहीं धरती पर यह आंकड़ा 23.9 घंटे का है। मार्स अपनी एक्सिस पर लगभग 25 डिग्री पे टिल्ट है, वहीं अर्थ भी ऐसे ही कहीं 23.45 के बीच में अपनी एक्सिस पर टिल्ट है। अगर हम लोग साल की बात करें तो एक मार्स ईयर में 687 दिन होते हैं। जो मार्स पर जो दिन का समय होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोल्स, SOLS, यानी कि सोलार डे। मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। कारण क्या है रेड प्लैनेट के नाम से? वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि भाई लाल रंग इसलिए है, यहां पर जो आयरन मौजूद है चट्टानों में, पहाड़ों में, उसकी लगातार रस्टिंग हो रही है, और साथ ही साथ मार्स पर जो धूल उड़ती है उसकी वजह से हम लोग यहां पे देखते हैं कि भाई ये लाल ग्रह के नाम से इसको जाना जाता है।
मार्स पर सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स, ऐसा कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट से यह 3 गुना ऊंचा है। तो यह है थोड़ी सी जानकारी जो हम लोगों ने बात करी। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि भाई 2 चंद्रमा है मार्स पर, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। फोबोस PHOBOS और डीमोस DEIMOS। तो चलिए व्यूअर्स, ये तो जानकारी होगी थोड़ा मार्स मिशन के बारे में और मार्स के बारे में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में ये कहें तो नासा के मंगल अन्वेषण का मुख्य ध्येय ग्रह पर जल के सुराग और निशान पाना है जो संभव है कभी अस्तित्व में रहा हो, और फिर इस सुराग के साथ मंगल पर आदिम जीवन के सबूत ढूंढना है। मैंने आपको बताया जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये कि भाई मार्स पर पानी के सुराग और जीवन क्या कभी था, और अगर था तो कैसा था, उसको पता लगाना है। नासा ने मार्स मिशन 2020 से पहले 2012 में एक और रोवर भेजा था जिसका नाम था क्यूरोसिटी, जो मार्स की सतह पर 5 अगस्त 2012 को लैंड हुआ था। इस अभियान ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की थी जहां संभव है कि कभी जीवन का अस्तित्व रहा हो। नए अभियान में कम से कम 1 मंगल वर्ष की अवधि तक सक्रिय बने रहने की अपेक्षा है, और इस बार विज्ञान का लक्ष्य प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश करना और चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्र करना है। परसिवरेंस रोवर क्यूरोसिटी रोवर द्वारा किए गए परीक्षण को अगले चरण या स्तर तक लेकर के जाएगा और जज़ेरो क्रेटर पर अध्ययन कर आदिम जीवन के संकेतों की खोज करेगा। इस क्रेटर का चयन पूर्व में किए गए हवाई सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था, जिसमें पाया गया कि यहां एक प्राचीन डेल्टा, यही मैंने आपको बताया क्यों चुना गया है जज़ेरो क्रेटर को, क्यों, क्योंकि एरियल सर्वे के मुताबिक यहां पर एक डेल्टा बना था। हो सकता है कि यहां से हमें जीवन के कुछ सुराग मिल सके। ऐसा भी बताया जा रहा है कि कार्बोनेट और जो अन्य तरीके के जो खनिज हैं उनकी भी प्रेजेंस यहां पर मिल सकती है, और वो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा अध्ययन का जरिया बन सकते हैं। आगे का रास्ता, इसके अतिरिक्त परसिवरेंस रोवर इस तल के भू विज्ञान का भी अध्ययन करेगा और नमूनों को एक जगह पर संग्रहित करेगा जिससे भविष्य का कोई मिशन पृथ्वी पर लेकर लौटेगा। मैंने आपको बताया कि 4 चरण होंगे टोटल। पहला डेटा कलेक्ट करना, फिर उसको फेच करना, फिर हम लोग देखेंगे कि एक ऑर्बिटर उसको लेकर के अपने साथ जा रहा है। इसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का भी एक उपकरण शामिल है। मैंने आपको बताया ये पता लगाने के लिए कि क्या सांस ऑक्सीजन वहां पर बनाई जा सकती है या नहीं। रोवर इंजेनिटी नामक एक हेलीकॉप्टर भी लेकर के गया है जिसे विशेष रूप से मंगल के इलाके या विरल वातावरण में उड़ान भरने के लिए बनाया गया है। मैंने आपको बताया कि क्योंकि बहुत थिन एटमॉस्फेयर है मार्स पर, तो वहां पे कोई ऑब्जेक्ट उड़ नहीं सकता। तो ये जो इंजेनिटी है हेलीकॉप्टर, ये देखेगा, एक छोटा सा ड्रोन है, मैंने इसको बताया आपको, तो इसका ये कार्य होगा। इस हेलीकॉप्टर का एकमात्र उद्देश्य मंगल पर उड़ान की संभावना का परीक्षण करना है। मंगल पर सुदूर अतीत में कभी छोटे ग्रीन माइक्रोब्स अस्तित्व में थे या नहीं, इसका उत्तर केवल समय और परसिवरेंस रोवर ही दे सकता है। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि क्या मार्स पर, मंगल ग्रह पर कभी जीवन था? अब इस सवाल का जवाब तो आने वाला समय और परसिवरेंस रोवर ही हमको दे सकता है। तब तक हमें ये कोशिश करनी चाहिए और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ये मिशन पूरे तरीके से सक्सेसफुल रहे, ताकि हमारे वैज्ञानिकों को इस बारे में अंदाजा लग सके कि क्या पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन है या नहीं। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एनालिसिस से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वह कुछ इस प्रकार है कि अलग अलग स्पेस एजेंसियों द्वारा विश्व भर में मंगल पर जो मिशन चल रहे हैं उनके बारे में बताएं। साथ ही साथ उन सभी मिशंस की क्या क्या खोजें रही हैं उनका भी थोड़ा सा विवरण दें। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को यह एनालिसिस पसंद आया हो। धन्यवाद।